Today we are going to start with a new chapter, chapter 7, time of supply. Time of supply क्या है? What is time of supply? Time of supply means ऐसा time जिस time पे आपकी tax liability arise होती है. The time, the point of time when tax liability arises. जिस टाइम पे आप टैक्स पे करने के लिए लायबल हो जाते हैं उसे आप कहते हैं टाइम ऑफ सप्लाई. अब टाइम ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों ये जानना जरूरी है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई के ऊपर डिपेंड करेगा. इट इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस. इन वजहों से टाइम ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से आपको टैक्स रेट पता चलता है. कौन सा रेट लगेगा ये आपको टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से पता चलेगा. वैल्यू ऑफ सप्लाई, आपने कितने की वैल्यू का सप्लाई किया, मूल्य क्या है, ये पता चलेगा आपको टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से. उसके बाद आपको ड्यू डेट पता चलेगी कि किस टाइम पे आपको टैक्स पे करना है. ड्यू डेट फॉर टैक्स पेमेंट. ठीक है जी. अब मान लीजिए कि आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई है आपके पास डिटरमिन हुआ 5, 11, 20, 20. मान लीजिए आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आया 15, 11, 20, 20. सो 15, 11, 20, 20 को आप टैक्स पे करने के लिए लायबल हो गए. आपको टैक्स पे, आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी अराइज हो गई. अब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. क्या सेम डे पे करना पड़ेगा? क्या सेम डे पे करना पड़ेगा? जी नहीं, जरूरी नहीं है कि आप उसी दिन टैक्स पे करो. टैक्स पे करने की डेट क्या है ये डिपेंड करता है अलग अलग केसेस में. सो टाइम ऑफ सप्लाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 15, 11, 20, 20 को जो भी टैक्स रेट चल रहा होगा आपको वो टैक्स रेट लेना है. मान लीजिए कि 10, 11, 20, 20 को जो गुड्स आपने सप्लाई करे उसके ऊपर टैक्स रेट था 5% और 14, 11 को सरकार ने ये टैक्स रेट बढ़ाकर 5% से 10% कर दिया. चैट बॉक्स में बताइए मुझे कि आप अपनी सप्लाई का टैक्स रेट कौन सा लेंगे, 5% या 10%? In the chat box very quickly. Please get involved in the session. I am repeating the scenario again. 10, 11, 20, 20 को जो गुड्स आप सप्लाई कर रहे हैं उसका टैक्स रेट था 5%, जो कि 14, 11 को गवर्नमेंट ने बढ़ाकर कर दिया 10%. आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं 15, 11 को. जो गुड्स, जो टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आया आपके हिसाब से, जो टाइम ऑफ सप्लाई है दैट इज 15, 11, 20, 20. आप मुझे ये बताइए कि 15, 11, 20, 20 को टैक्स रेट क्या चल रहा होगा, 5% या 10%? संजना 10%,
Others please. Ritika 10, Shivani 10. Yes, of course. Tax rate will be 10%. That means आपको टैक्स किस रेट पे पे करना पड़ेगा? 10% पे पे करना पड़ेगा. ये इंपॉर्टेंस है बेटा टाइम ऑफ सप्लाई की, कि टाइम ऑफ सप्लाई अगर आपको पता है तो टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से सबसे पहले तो आपको टैक्स रेट पता चलेगा. यही अगर आपने सप्लाई किया होता, अगर आपका टाइम ऑफ सप्लाई होता 9-11, हाँ जी, मान लीजिए आपका टाइम ऑफ सप्लाई 9-11 होता, तो बताइए मुझे आप टैक्स रेट क्या लेते? 10% या 5% लेते? यदि आपका टाइम ऑफ सप्लाई, यस, अभिषेक 5, शिवानी 5, शीतू 5, वेरी गुड बच्चे. अगर आपका टाइम ऑफ सप्लाई 9 नवंबर होता तो आप टैक्स का रेट लेते 5%. तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि टाइम ऑफ सप्लाई से आपको टैक्स रेट का पता चलेगा. दूसरा, टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई पता चलेगी, मूल्य पता चलेगा. भाई 15-11 को जो गुड्स आपने फैक्ट्री से निकाले या अपने शोरूम से निकाले उसका मूल्य क्या है? ठीक है जी. अब 15-11 को मान लीजिए जो गुड्स निकाले उसकी वैल्यू थी 1 लाख. क्या वैल्यू थी? वैल्यू ऑफ गुड्स 1 लाख. और रिसेंटली 10-11 को, अगर हम 10-11 की बात करें, उस टाइम ना गुड्स के प्राइसेस कम थे. क्योंकि 10-11 को गुड्स के प्राइसेस कम थे जो आप सेल कर रहे थे, उस टाइम पे अगर आप सेल करते 10-11 को तो आपकी गुड्स की वैल्यू थी 90,000. आपने गुड्स रिमूव करी 15-11 को. आप मुझे ये बताएं आप गुड्स की वैल्यू क्या लेंगे? 90,000 या 1 लाख? 90,000 या 1 लाख? रिसेंटली आपके जो गुड्स के दाम थे वो बढ़ गए, 90,000 से 1 लाख हो गया. तो आप वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या लेंगे? 90,000 लेंगे या 1 लाख लेंगे? भाई जल्दी से आंसर्स किया कीजिए चैट बॉक्स में. 1 लाख, 1 लाख, संजना, शिवानी, महक. I want new names in the chat box. I want all the students to get involved. Okay, so the value of goods will be 1 लाख. क्योंकि आप वैल्यू ऑफ गुड्स कौन से दिन देखेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई वाले दिन पे जो गुड्स की वैल्यू है वो क्या है? दैट विल बी द वैल्यू ऑफ गुड्स. ठीक है जी. अब टैक्स रेट भी हो गया, वैल्यू ऑफ सप्लाई भी हो गया. अब आई बात ड्यू डेट फॉर टैक्स पेमेंट. देखिए अगर हम नॉर्मल सप्लाई की बात करें तो नवंबर का टैक्स आपको पे करना होता है नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख को. सेल्स के केस में अगर आप सेल कर रहे हैं तो नवंबर के 1 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक जितनी भी सेल हुई उसका टैक्स आपको कब पे करना होता है? अगले महीने की 20 तारीख को, 20 दिसंबर को. सो इस हिसाब से ड्यू डेट क्या है? देखो आपकी टैक्स लायबिलिटी कब अराइज हुई? जल्दी से मुझे डेट बताइए. आपकी टैक्स लायबिलिटी कब अराइज हुई? आपका टैक्स कब देना बनता है? संजना 15/11. वेरी गुड. जिस दिन आपने सप्लाई कर दी, जो आपका टाइम ऑफ सप्लाई है, दैट इज योर डेट ऑफ टैक्स लायबिलिटी. लेकिन आप टैक्स पे कब करेंगे? डेट ऑफ टैक्स पेमेंट. हाँ जी बताइए. आप टैक्स पे कब करेंगे? नवंबर के सारे महीने का टैक्स आप पे करेंगे 20 दिसंबर 2020. समझ रहे हैं बात?
ड्यू डेट ऑफ टैक्स पेमेंट क्या है? ड्यू डेट 20/12। सो टाइम ऑफ सप्लाई से आपको ड्यू डेट भी पता चलेगी, आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई भी पता चलेगी और आपको टैक्स रेट भी पता चलेगा। ये इंपॉर्टेंस है बेटा टाइम ऑफ सप्लाई की। अगर आपको टाइम ऑफ सप्लाई नहीं पता तो आपको इन तीनों चीजों के बारे में पता नहीं चल पाएगा। इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई की बहुत ही इंपॉर्टेंस है इन जीएसटी। एनी डाउट स्टिल हियर? एनी डाउट स्टिल हियर? सो अब तक आपको क्या पता चला कि जो टाइम ऑफ सप्लाई है ये वो पॉइंट ऑफ टाइम है जिस टाइम पे आप टैक्स पे करने के लायबल हो जाते हैं। उस टाइम पे जो टैक्स है वो आपके साथ चिपक जाता है, आपको टैक्स पे करना जरूरी हो जाता है। टाइम ऑफ सप्लाई का इम्पोर्टेंस क्यों है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से एक तो आपको टैक्स का रेट पता चलता है, आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई पता चलती है और तीसरी बात आपको ये पता चलता है कि आपने टैक्स की पेमेंट किस दिन करनी है। आपको ड्यू डेट पता चलती है टैक्स पेमेंट की। फाइन, दिस इज इट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। अब देखिए टाइम ऑफ सप्लाई के केस में आपको सेक्शन कौन सा करना है, कैसे पढ़ना है आपको टाइम ऑफ सप्लाई? टाइम ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। अगर हम जीएसटी की बात करें तो पॉइंट ऑफ सप्लाई पढ़ने के लिए आपको दो पार्ट्स में डिवीजन करनी है। फर्स्ट इज टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई को हम टीओएस कहेंगे, टीओएस, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स एंड टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। अगर हम गुड्स की बात करें तो आपका जो रेलिवेंट सेक्शन है दैट इज सेक्शन 12। आपको सेक्शन 12 से पता चलेगा कि गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे पता चलता है और सर्विसेज के केस में आपको टाइम ऑफ सप्लाई बताता है सेक्शन 13। सेक्शन 13 पढ़ के आपको पता चलेगा कि सर्विसेज के केस में आपको टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमिन करना है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 12। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। सेक्शन है 12 और सेक्शन 12 में आप चार चीजें पढ़ेंगे। एनसीएम के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? अगर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म है, अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? इन केस ऑफ वाउचर्स टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? एंड जो इन तीनों में से कहीं पर नहीं आता वो रेजिड्यूअल प्रोविजंस में आता है, बचे हुए जो प्रावधान हैं उनमें आता है। यहाँ पर सेक्शंस को आप फर्दर सब डिवाइड करें, यहाँ पर है आपका सेक्शन 12(2), here it is section 12(3), सेक्शन 12(4) एंड सेक्शन 12(5). देखिए सीरीज में है, जब सीरीज में सेक्शंस आते हैं तो याद करने आसान हो जाते हैं। सो अगर आप गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं नॉर्मल चार्ज के अंडर, या आप गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं रिवर्स चार्ज के अंडर, या आप वाउचर्स सप्लाई कर रहे हैं, या फिर रेजिड्यूअल प्रोविजंस, आप ये चार सेक्शंस पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे पता चलता है। आए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट इसका।
सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर नॉर्मल चार्ज, नॉर्मल को आप फॉरवर्ड चार्ज भी कहते हैं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। वेरी क्विकली इन द चैट बॉक्स मुझे बताएं, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के केस में टैक्स पे कौन करता है? नॉर्मल चार्ज के केस में टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी किसकी होती है? शीतू सेज सप्लायर। वेरी गुड शीतू। रितिका सप्लायर, तनु सप्लायर। ओके जी। तो नॉर्मल चार्ज और रिवर्स चार्ज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक बार और मैं आपको नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म बता देती हूँ। नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है, ये है सप्लायर ऑफ गुड्स जो कि गुड्स को बेच रहा है, और ये है रिसिपिएंट ऑफ गुड्स जो कि गुड्स को खरीद रहा है। ये जो सप्लायर है वो रिसिपिएंट को गुड्स प्रोवाइड करेगा, और बदले में जो रिसिपिएंट है वो सप्लायर को पेमेंट करेगा। किस चीज़ की पेमेंट? कॉस्ट प्लस जीएसटी की पेमेंट। मान लीजिए 1000 कॉस्ट है और 100 जीएसटी है, टोटल 1100 की पेमेंट करेगा। ये 1100 जब सप्लायर को मिलेंगे तो जो सप्लायर है वो जीएसटी ₹100 किसके पास जमा करवा देगा? गवर्नमेंट के पास जमा करवा देगा। सो इन नॉर्मल चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो किसके ऊपर होती है? सप्लायर के ऊपर होती है। इस केस में जो सप्लायर ऑफ गुड्स होता है वो टैक्स पेयर होता है। टैक्स पेयर कौन होता है? सप्लायर। टैक्स की पेमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट को सप्लायर करता है। ओके जी, ये है आपका नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, जहां पर जो सप्लायर है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है कस्टमर से कलेक्ट करके। अब नॉर्मल चार्ज के केस में अगर हम बात करें टाइम ऑफ सप्लाई की, तो आप टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमिन करेंगे? बहुत ही ध्यान से आप इस बात को समझेंगे। मैं बहुत ही स्लो पढ़ाऊंगी इसे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, दोनों में से जो पहले होगा, दोनों में से जो पहले होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। अब दो कौन से हैं? चलिए देखते हैं। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस। समझाऊंगी कि ये क्या है, अभी आप सिर्फ देखिए और लिखिए। या फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, इन दोनों में से जो भी पहले आएगा वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। हाँ जी, इसको और कंटिन्यू करेंगे चार्ट को, लेकिन पहले हम इस बारे में डिस्कशन करते हैं, फर्स्ट पॉइंट के बारे में। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। नंबर 1, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। हाँ जी, ये देखिए, सप्लायर ने रिसिपिएंट को गुड्स सप्लाई करे 15, 11, 20 को सप्लाई करे, और साथ की साथ बिल भी इशू कर दिया। बिल मतलब इनवॉइस।
साथ के साथ उसको बिल भी दे दिया आज ही की डेट में 15/11 को। तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या हुआ, किस दिन जो सप्लायर है किस दिन उसने बिल इशू कर दिया, 15/11 को। ठीक है जी। सो दिस इज द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। या फिर लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस। अब लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस क्या है? कभी कभी जो सप्लायर है वो डिलीवरी के साथ साथ आपको बिल नहीं देता, वो कहता है आप सामान ले जाइए, मैं आपको बिल बाद में दे दूंगा। ऐसे केस में आप इनवॉइस की डेट क्या मानेंगे? ऐसे में आप इनवॉइस की डेट आपको पता चलेगी सेक्शन 21 से। कौन से सेक्शन से पता चलेगी? सेक्शन 21 बताएगा आपको कि लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस क्या है। समझ रहे हैं बात? अगर तो गुड्स देने के साथ साथ ही आप बिल बनाकर कस्टमर को दे देते हैं तो वहां पर जो डेट ऑफ बिल है वो गुड्स की डेट हो जाएगी, गुड्स डिस्पैच करने की डेट हो जाएगी। यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जहां पर कस्टमर जो सप्लायर है वो कस्टमर को ये कह देता है कि आप गुड्स ले जाओ, बिल मैं आपको बाद में इशू कर दूंगा, वहां पर आपको सेक्शन 31 में जाना पड़ेगा और सेक्शन 31 के अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा कि बिल इशू कब तक हो जाना चाहिए। भाई बिल इशू करने की भी एक सीमा है। क्या है? एक सीमा है, एक लिमिट है कि आप कितने दिन के अंदर अंदर बिल इशू कर सकते हैं। आपको उस सीमा का ध्यान रखना है। इतने दिन के अंदर अंदर आपको बिल इशू करना ही पड़ेगा। और वो सीमा कहाँ पे लिखी है? सेक्शन 31 में लिखी है कि कब तक आपको बिल इशू करना है। अब बिल इशू करने के लिए सेक्शन 31 क्या कहता है कि जहां पर तो गुड्स की मूवमेंट हो रही है, जहां पर गुड्स की मूवमेंट हो रही है, चलो आइए इसको हम नेक्स्ट में ले जाते हैं। सेक्शन 31 के अकॉर्डिंगली लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस इज केस 1 where goods involve movement। जहां पे गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करेंगी। मान लीजिए कि जो गुड्स हैं वो दिल्ली से हरियाणा आने वाली हैं, दिल्ली से हरियाणा आने वाली हैं। ठीक है जी। जहां पे गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रही हैं, एक तो वो केस हो गया। और दूसरा केस क्या है? इन अदर केसेस। भाई अदर केसेस कौन से हो गए? जहां पे मूवमेंट नहीं हो रही। आप दुकान में गए, आपने दुकान में जाकर सामान खरीद लिया, वहीं से आप डिलीवरी लेकर वापस चले गए। मूवमेंट में और क्या आएगा? आप दुकान में गए और आपने दुकानदार को बोला कि ये गुड्स मेरे घर पे डिलीवर करवा देना, मेरे घर पे डिलीवर करवा देना। यहाँ पे गुड्स मूव कर रही हैं शॉप से कहाँ तक? घर की तरफ, या फिर दिल्ली से हरियाणा की तरफ। लेकिन इन अदर केसेस में क्या आता है? ओवर द काउंटर। आप काउंटर पे गए, आपने पैसे पे करे या फिर नहीं भी करे, आप गुड्स की डिलीवरी लेकर आ गए। ये है अदर केसेस। सो जहां पे गुड्स मूव हो रही हैं वहां पर आपको बिल कब देना है? बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। जब आप गुड्स को
हटा रहे हैं, अपने गोडाउन से, अपनी दुकान से निकाल रहे हैं, कहाँ के लिए? घर के लिए, या फिर कहाँ के लिए? हरियाणा के लिए। जब आप गुड्स को अपने गोडाउन से या शॉप से निकाल रहे हैं सेल करने के लिए, आपको उसी टाइम, एट द टाइम, आपको उस टाइम या फिर उस टाइम से पहले आपको बिल इशू कर देना होगा। यहाँ पे मान लीजिए कि आप दिल्ली से सामान निकाल रहे हैं हरियाणा के लिए 15/11 को, तो आपको बिल कब जनरेट करना है? या फिर 15/11 को, या फिर 15/11 से पहले। और जहां पे गुड्स मूव नहीं हो रही, आप गुड्स को डिलीवर कर रहे हैं, दुकान पे खड़े खड़े आपका जो कस्टमर आया और आपने गुड्स उसके हाथ में डिलीवर कर दिए, ऐसे में आपको बिल कब देना है उसको? बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, जिस टाइम पे आप उसको सामान हैंड ओवर कर रहे हैं। ये आप हैं शॉपकीपर और ये कस्टमर है। आप कस्टमर को आपने गुड्स हैंड ओवर कर दी, तो आप जब गुड्स हैंड ओवर करेंगे इसको, आपको उसी टाइम इसको बिल देना पड़ेगा या फिर उससे पहले, डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के टाइम पर। आ रही है बात समझ में? अब मान लीजिए यहाँ पर कस्टमर ने फोन किया था आपको 10/11 को, भाई मेरा सामान भिजवा दे, दिल्ली से हरियाणा मेरा सामान भिजवा दे। लेकिन आपने गुड्स रिमूव कब करी? आपने 10/11 को नहीं निकाली, आपने 15/11 को गुड्स निकाली। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको इनवॉइस कब तक बनाना है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, आपको इनवॉइस कब तक बनाना है? 10 को ही बना देना है या 15 को बनाना है? जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में। शीतू 15/11, 15/11। महक, हाँ जी, क्योंकि आपने कॉल किया 10/11 को, लेकिन आपके जो गुड्स हैं वो फैक्ट्री से कब निकल रहे हैं? 15/11 को निकल रहे हैं। तो आप बिल कब तक बनाएंगे? आप 10 से लेके 15 के बीच में कभी भी बिल बना सकते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 तक आपको बिल बनाना पड़ेगा। मैंने क्या बोला? बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, गुड्स को निकालते वक्त या गुड्स को निकालने से पहले आपको बिल बनाना पड़ेगा। सो दिस इज इट इन दिस डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस। और लास्ट डेट कहाँ से पता चलेगी आपको? लास्ट डेट पता चलेगी सेक्शन 31 से। ठीक है जी। और सेक्शन 31 क्या कहता है? व्हाट डज सेक्शन 31 से? सेक्शन 31 सेज कि अगर गुड्स की मूवमेंट हो रही है या फिर अदर केसेस, अगर गुड्स की मूवमेंट हो रही है तो उस केस में बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, जब आप गुड्स को निकाल रहे हैं तब या उससे पहले, और अदर केसेस में बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, रिमूवल, डिलीवरी। तो ये तो एक केस हो गया फर्स्ट। अब आइए सेकंड केस की बात करते हैं, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। सेकंड केस, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। जब पेमेंट मिली, जब आपको गुड्स की पेमेंट मिली, वो डेट देखें आप। अब गुड्स की पेमेंट मिली, ये कैसे पता चलेगा?
जिस दिन गुड्स की पेमेंट मिली वो कैसे पता चलेगा? दो पार्ट्स हैं। पेमेंट एंटर्ड इन बुक्स, डेट व्हेन पेमेंट एंटर्ड इन बुक्स, या फिर डेट व्हेन पेमेंट क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट। आपने अपने बंदे को, ये आपके यहाँ पर एम्प्लॉई है, इसके हाथ में चेक दे दिया। ये जो गुड्स आपने बेची थी ना, यहाँ पर ये देखिए, ये जो गुड्स आपने यहाँ पर बेची थी, रिसिपिएंट ने आपको इसका एक चेक दिया था, और वो चेक कितने का दिया था? 1,00,000 का चेक दिया था। रिसिपिएंट ने आपको 1,00,000 का चेक दे दिया था। ये चेक आपने अपने एम्प्लॉई के हाथ में 1,00,000 का चेक देकर भेज दिया कि जा इसको बैंक में जमा करवा दे, और चेक के ऊपर जो डेट थी वो थी 15/11/2020। अब भाई जो चेक है, चेक का पैसा आपके खाते में आया, आपके बैंक अकाउंट में, ये पेमेंट आई 18/11/2020 को। 2-3 दिन तो लग जाते हैं ना आपके अकाउंट में आने के लिए। आपके बैंक अकाउंट में ये पेमेंट आई कौन से दिन? चेक आपने लगाया 15/11 को और पेमेंट आई 18/11 को। लेकिन जैसे ही आपने ये चेक भेजा, साथ के साथ आपने अपनी बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने जर्नल एंट्री पास कर ली। आपने जर्नल एंट्री कौन सी डेट में पास कर ली? 15/11, साथ ही साथ पास कर ली आपने जर्नल एंट्री। क्या? कि बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स 1,00,000। हाँ जी। तो आप डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, आप क्या मानेंगे कि आपको पेमेंट कब मिली? जिस दिन आपने एंट्री करी उस दिन, या फिर जिस दिन आपके खाते में पैसा आया उस दिन। पैसा किस दिन आया? 18/11 को। एंट्री किस दिन करी? 15/11 को। अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, दोनों में से जो जल्दी है। क्या आप मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे कि इस केस में डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या मानी जाएगी? 15 या 18? शीतू 15th, शिवानी 18th, संजना 15th, महक 15th। शिवानी बेटा, मैंने बोला कि जिस दिन आपने बुक्स में एंट्री करी या फिर जिस दिन आपके खाते में पैसे आए, दोनों में से जो पहले है। आपने एंट्री करी 15/11 को, आपके खाते में पैसा आया 18/11 को, तो आप डेट ऑफ रिसीट क्या लेंगे? डेट ऑफ रिसीट विल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, और अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे कौन सा है? दोनों में से पहले कौन सी घटना घटित हो रही है? 15/11/2020। सो दिस इज योर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। ठीक है जी। तो आइए दोबारा से इस चार्ट पर चलिए कंटिन्यू करेंगे इसे इन द नेक्स्ट सेशन। अभी हमारे पास टाइम नहीं बचा है, इसे हम और कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में।